क्या हाल चाल माई क्लास 12th स्टूडेंट, कैसे हो? तो बच्चों, आज अपनी फिजिक्स में हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो है हमारा एक नया टॉपिक, नाम वेव। बहुत अच्छा टॉपिक है वेव। ये भी वेव एक्चुअल में होता क्या है? इट इज अगेन, ये फिर से एक ट्रांसपोर्टेशन फॉर्म ऑफ एनर्जी है। यानी एनर्जी कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है उसको रिप्रेजेंट करने का एक फॉर्मेट, उसका नाम है वेव। बट इसमें मीडियम डिस्टर्ब होता है और रे में मीडियम डिस्टर्ब नहीं होता था। एनर्जी दोनों में ट्रांसपोर्ट होती थी। अब मीडियम डिस्टर्ब होने का मतलब वेव कहाँ का जनरेट हुई? सॉलिड में, लिक्विड में, गैसेस में, सब में वेव आ रही है। तो एग्जैक्टली हम उसी फॉर्मेट पे काम कर रहे हैं, राइट? तो वेव का जो फ्लो है, यानी वेव प्रोपोगेट कैसे होती है, उसके लिए हाइजेंस साहब ने एक फॉर्मेट बनाया, कुछ उन्होंने अपना प्रिंसिपल बनाया जिसे हम पहले स्टडी करेंगे। तो हम लोग स्टडी करते हैं पहले हाइजेंस प्रिंसिपल रिलेटेड टू द ट्रांसपोर्टेशन फॉर्म ऑफ वेव, वेव के चलने की फॉर्म को जो बताता है, राइट? तो देखिए पहले फर्स्ट टाइटल क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? पहले हाइजेंस प्रिंसिपल। ये एक साहब थे, HUYGENS, हाइजेंस प्रिंसिपल, राइट? इनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब ये जो हाइजेंस प्रिंसिपल थे, पहले इनकी कहानी समझो क्या थी, राइट? चलो एक पहले इस काम को निपटाते हैं। इन्होंने अपनी सिंपल लैंग्वेज में क्या समझाया, पहले वो हम लोग डिस्कस करते हैं। उन्होंने बोला कि देखो भाई, एक होता है सोर्स, ये रहा हमारे पास सोर्स। इस सोर्स के अराउंड जब वेव स्टार्ट होती है तो फर्स्ट पॉइंट पे उन्होंने बताया ऑल द पार्टिकल वाइब्रेट इक्वली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। जहां जहां वेव जा सकती है वहां आसपास के सारे पार्टिकल वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, लाइक दिस। ये वाइब्रेट कर रहे हैं सारे पार्टिकल, और ये वेव एनर्जी यहां से मिल रही है इसे, तो ये आगे ट्रांसपोर्ट कर रही है। तो ऑल द पार्टिकल अराउंड द सोर्स वाइब्रेट। और इन्होंने आगे क्या बताया? द लोकस अराउंड द सोर्स, इसके आसपास एक ऐसा लोकस इन विच ऑल द पार्टिकल आर इन सेम फेज, जिसमें पार्टिकल सारे फेज में हो, उसको एक नाम दिया। क्या नाम दिया? वेव फ्रंट। बढ़िया, वेव फ्रंट। तो जरा एक लोकस तैयार करें। देखो, ये हो गया इसके अराउंड प्रिपेयर होने वाला एक लोकस, जिसमें सारे पार्टिकल सेम फेज में। ये रहा लोकस। कौन कौन से पार्टिकल? अब इस पे पार्टिकल बनाने हैं तो हम दिखाते हैं इस पे पार्टिकल। ये रहे पार्टिकल, ये सारे पार्टिकल सेम फेज में हैं सारे। इनको नाम दे देते हैं, इनको नाम दे देते हैं हम लोग S1, S2, S3, S4, Sn। तो जो उन्होंने समझाया था, द लोकस अराउंड द सोर्स इन विच ऑल द पार्टिकल आर इन सेम फेज, इसको क्या नाम दिया था? इसको एक नाम दिया था सुंदर सा। क्या नाम था वो? वेव फ्रंट। उसको बोलते हैं हम लोग वेव फ्रंट। ये रहा हमारे पास वेव फ्रंट। अब जो वेव फ्रंट है ये कैसा होता है? बेसिकली जो हमारा वेव फ्रंट होता है वो तीन कैटेगरी का होता है, उसे भी समझेंगे, राइट? तो ये वेव फ्रंट तीन कैटेगरी का होता है, थोड़ा यहां पे समझाता हूं आपको। कौन कौन सी कैटेगरी? पहला पहला वेव फ्रंट होता है स्पेरिकल। स्पेरिकल। ये स्पेरिकल वेव फ्रंट कैसे बनता है? ये स्पेरिकल वेव फ्रंट कुछ ऐसा हुआ, और ये कब बनेगा? जब आपका सोर्स पॉइंट सोर्स हो। यानी स्पेरिकल कब बना? जब सोर्स कैसा होगा? पॉइंट सोर्स, लाइक दिस। अगर सोर्स पॉइंट है तो वेव फ्रंट कैसा बना? स्पेरिकल। ये है आपका स्पेरिकल वेव फ्रंट, ये वाला। ये कब बना? जब सोर्स कैसा था आपका? फिर से एक बार फिर से देखो ध्यान से। जिस वक्त आपका सोर्स होता है पॉइंट सोर्स, ये लाया मैं पॉइंट सोर्स, उस वक्त आपका वेव फ्रंट आपको कैसा दिखाई देगा? वेव फ्रंट दिखाई देगा आपको स्पेरिकल। तो स्पेरिकल वेव फ्रंट कब बनता है? जब सोर्स कैसा हो? स्पेरिकल। सोर्स कैसा हो? पॉइंट सोर्स, राइट? सेकंड पॉइंट, दूसरा वेव फ्रंट कैसा होता है? सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कैसा दिखता है और कब बनता है? सिलेंड्रिकल आपका तब बनेगा जब आपका जो मेन सोर्स होगा वो लीनियर होगा, कुछ ऐसा। ये आपका मेन सोर्स। तो इसके अराउंड जब आप बनाओगे
तो इस तरीके का वेव फ्रंट आपको दिखाई देगा, कुछ ऐसा। ये वेव फ्रंट कब बना आपका? ये वेव फ्रंट तब बना जब सोर्स कैसा था आपका? लीनियर, एक लेंथ में। ठीक। एक और होता है, कौन सा वेव फ्रंट? तीसरा वाला, वो देखो। थर्ड वाला होता है हमारा प्लेन वेव फ्रंट, नंबर 3, प्लेन वेव फ्रंट। अब ये प्लेन वेव फ्रंट कैसा दिखता है वो समझो। ये तब मिलेगा कुछ ऐसे जब आपका सोर्स बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे हो, राइट? तो जब वो लॉन्ग डिस्टेंस पे होगा, प्लेन कब बनेगा? जब सोर्स कहाँ होगा? लॉन्ग डिस्टेंस पे। तुमको अब तक समझ में क्या क्या आया? फिर से एक बार समझाता हूँ। तो हाइजेंस साहब ने सीधा बताया था, एक होता है सोर्स, ये रहा सोर्स। ये जो हमारा सोर्स है, रेड कलर वाला फॉर्म सोर्स, ये वाला, जब ये वेव स्टार्ट करता है तो इसके आसपास के सारे पार्टिकल वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, राइट? और फिर उन्होंने ये बताया कि इन वाइब्रेट करते हुए पार्टिकल्स को अगर हम अरेंज करके एक लोकस बनाएं, और वो लोकस कैसा होना चाहिए? लोकस अराउंड अस इन विच द ऑल पार्टिकल आर इन सेम फेज, जिस पे पार्टिकल सारे सेम फेज में हो, तो उसको नाम दिया उन्होंने वेव फ्रंट। अब ये जो वेव फ्रंट था, ये कितनी कैटेगरी का था? स्पेरिकल, कब? जब सोर्स कैसा हो? पॉइंट। सिलेंड्रिकल, कब? जब सोर्स कैसा हो? लीनियर। प्लेन, कब? जब सोर्स का हो लॉन्ग डिस्टेंस पे। जब धूप की रोशनी आपके घर की खिड़की से पास होती है तो वो जो इमेज बनाती है ना दीवार पे, वही है प्लेन वेव फ्रंट। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और क्या बताया इन्होंने? और इन्होंने बताया एवरी न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट, वेव फ्रंट की हर बार जो नई पोजीशन होती है वो बताती है प्रोपोगेटेड डायरेक्शन ऑफ वेव। वेव चल कहाँ रही है, वेव कहाँ जा रही है, ये हर बार वेव फ्रंट आपको बताएगा। और इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि ये जो आपका वेव फ्रंट है, राइट, इस वेव फ्रंट पे जितने भी पार्टिकल्स होते हैं इनसे क्या निकलती हैं? सेकेंडरी वेवलेट्स। मतलब ये भी बन गए सेकेंडरी वेवलेट्स निकालने वाले सोर्स। इनसे क्या निकल रही है? सेकेंडरी वेवलेट्स। अब इंटरेस्टिंग बात, ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स ये निकाल रहे हैं, जैसे मैंने आपको पढ़ाया आप औरों को पढ़ा रहे हो, तो जो सेकेंडरी वेवलेट्स ये निकालते हैं, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इनकी स्पीड प्राइमरी की स्पीड के बराबर होती है। सेकेंडरी वेवलेट्स की स्पीड प्राइमरी की स्पीड के बराबर, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, क्योंकि कंटिन्यूसली जो सोर्स है, जब मीडियम है, वो फ्रिक्शन जनरेट करता है जिससे इनकी स्पीड क्या होती है? डिक्रीज, राइट? बट आगे क्या इन्होंने बताया? एवरी न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट, हर बार वेव फ्रंट की नई पोजीशन ये बताती है कि आपकी वेव किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। इज इट क्लियर? तो हाइजन साहब ने इतनी सारी बातें बताई हैं आपको, तो एक बार फिर से समझ लो, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है चैप्टर के अंदर। क्या क्या समझ में आया पॉइंट टू पॉइंट? द सोर्स, ये तो हो गया सोर्स, जब भी वेव जनरेट करता है ऑल द पार्टिकल वाइब्रेट इन सेम फेज। और फिर लोकस बताया क्या? ये द लोकस अराउंड इन विच द सोर्स, लोकस अराउंड द सोर्स इन विच ऑल द पार्टिकल वाइब्रेट इन सेम फेज, क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट। वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट बता दिया। पॉइंट सोर्स तो स्पेरिकल, लीनियर तो सिलेंड्रिकल, प्लेन तो आपका बनेगा, अगर मतलब लॉन्ग डिस्टेंस पे तो प्लेन। फिर बताया था एवरी न्यू पोजीशन जो होती है क्या बताती है? वेव कहाँ चल रही है। सेकेंडरी, जो वेव फ्रंट है उस पर जितने भी सोर्स हैं वो क्या निकालते हैं? सेकेंडरी वेवलेट्स। और उनकी स्पीड क्या होती है? प्राइमरी के इक्वल। ये था हाइजेंस का कॉन्सेप्ट। देख लो अच्छे से, नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। राइट, नोट किया? बढ़िया। तो चलो फिर आगे चलते हैं हम लोग। अब इस वेव के अंदर हमें और क्या पढ़ना है? याद है आपको रिफ्लेक्शन पढ़ा था, रिफ्रैक्शन पढ़ा था? बस यही दो चीजें हमें वेरीफाई करनी है। लेकिन किसके बेसिस पे? ये वेरीफाई करनी है ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल। तो पहले मैं आपको वेरीफाई करके दिखाता हूं, क्या? रिफ्लेक्शन का लॉ, राइट? तो हम लोग वेरीफाई करने जा रहे हैं पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, आप में से कोई मुझे बताएगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता था? मैं ही बताता हूं। इंसिडेंट एंगल किसके बराबर होता था? रिफ्लेक्टेड एंगल के। जितने एंगल पे लाइट आती थी उतने एंगल पे निकल जाती थी। ये तो प्रूफ करना है। कैसे? पहले एक सुंदर सा ड्रॉ बनाते हैं, पूरी कहानी तो उसी में ही है। ये मैंने ली एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस,
जिससे रेस पास नहीं हो सकती, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या करा मैंने इस पे इंसिडेंट रेस डाली, ये है बंच ऑफ रेस, ये आ रही है ऐसे, ये आई ऐसे, और ये टकरा के कहाँ गई, वापस ऐसे ऐसे, ऐसे तो चली थी, ऐसे करके टकराने के बाद ऐसे निकल गई बाहर, ऐसे करके, राइट। अब जहां ये हिट करती है वहां हम डाल देते हैं नॉर्मल, ये रहा हमारा नॉर्मल, बुडुम, और ये रहा नॉर्मल, बुडुम। सब कुछ क्लियर दिख रहा है? इसको नाम दे देते हैं, ये तो सरफेस का नाम है जेड, जेड डैश, जहां से नॉर्मल बना उसको नाम दे दिया A1 और A2। बढ़िया। अब क्या, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आई भी चाहिए, आर भी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। तो पहले हम लोग डालते हैं इस पे एक परपेंडिकुलर, राइट। तो हमने कलर लिया इसका चेंज। परपेंडिकुलर मतलब यहाँ से कितना एंगल होगा भाई, सीधी सी बात है, देखो ये ऐसे आ रहा है 90 का एंगल, ये देखो यहाँ हिट कर रहा है ना 90 का एंगल, तो ये डाल दिया मैंने इस पे परपेंडिकुलर। ये एंगल बेसिकली कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का, राइट। क्या नाम देना इसको, बी नाम दे दिया, B1। अब क्या करना है देखो, मैं क्या करने वाला हूं, B1 से लेकर A2 तक का जो डिस्टेंस है उसको मेजर कर लिया, और A1 से उतना ही कट लगा दिया, यानी B2। व्हाट आई एम सेइंग, B1 से A2 तक के डिस्टेंस को इक्वली मेजर करके A1 से B2 तक एक कट लगा दिया, तो दोनों क्या हो गई है, इक्वल। बढ़िया। अब इसको उठा के इससे हम अरेंज कर देते हैं, राइट। तो ये B2 से हमने A2 को मिला दिया, कुछ ऐसा, क्लियर। थोड़ा सा बिल्कुल क्लोज आ गया, थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, दिख जाएगा, कोई बात नहीं। हम इसको इससे मिलाएंगे, राइट। ये गया परपेंडिकुलर, ये रहा, राइट, और ये रही रेज। जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये कुछ ऐसे आ गई, ये हमारा B2, राइट। अब क्या करना है, एंगल ढूंढने हैं। एंगल्स को मैं आपको शो करके दिखाता हूँ डिफरेंट डिफरेंट कलर से। ये क्या है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में क्या होता है, इंसिडेंट एंगल आई। अच्छा ये आई, तो ये कितना एंगल होना चाहिए, ये 90 का एंगल है, तो ये आई, तो ये कितना हो गया 90 माइनस आई। और अगर ये 90 माइनस आई, तो तुम्हारे पास बचा हुआ एंगल कितना, बचा हुआ एंगल हुआ तुम्हारा ये वाला, कितना हुआ, आई। ये आई, ये 90 माइनस आई, तो ये भी तो 90 का एंगल है, बच गया आई। क्लियर। यहां देखो रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल के बीच में कितना है ये आर, ये भी तो 90 है, तो ये क्या बच गया हमारे पास फिर से आर। अभी मेरे पास एंगल आई भी एंगल आर, प्रूफ कैसे करूं इनको इक्वल, राइट। तो देखो भाई, प्रूफ करने के लिए मैंने चूज किए दो ट्राइंगल, एक लिया मैंने A1 B1 A2, A1 B1 A2, और दूसरा लिया मैंने देखो A1 B1 A2, एक लिया A1 B2 A2, ट्राइंगल A1 B2 A2। ये दो ट्राइंगल मैंने लिए हैं, ये वाला और ये वाला। इन दोनों ट्राइंगल में मुझे क्या क्या दिखाई दे रहा है, पहली बात तो ये दिखाई दे रही है कि A1 A2 दोनों में ही कॉमन है, तो पहले इसी को निपटाओ। A1 A2 इज कॉमन, ये दोनों में ही कॉमन है, राइट। दूसरी बात मुझे क्या समझ में आ रही है, B1 से लेकर जो A2 तक का डिस्टेंस है वो A1 से लेकर B2 तक के बराबर है, क्योंकि हमने इक्वल मेजरमेंट करके ही तो कट लगाया था। B1 से A2 तक का मेजरमेंट किया और A1 से उतना ही कट लगाया, तो जो हमारा B1 से A2 तक का डिस्टेंस होगा वो A1 से B2 तक के डिस्टेंस के बराबर। कैसे, खुद ही किया है ना, बाय कंस्ट्रक्शन, ये तो हमने खुद ही कंस्ट्रक्ट किया था, राइट। अब दो चीजें बराबर हो गई। अब क्या, एक बात और समझ में आती है, ये डाला आपने परपेंडिकुलर, तो ये एंगल भी तो बराबर होंगे ऊपर वाले, मतलब एंगल A1 B1 A2 is equal to एंगल A1 B2 A2, राइट। अब अगर ये सब तीन चीज इक्वल हो गई तो ट्राइंगल क्या हो गया, इक्वलेटर, भाई इक्वली सेम ट्राइंगल हो गए। अगर ऐसा हुआ तो
उस सिचुएशन में तो जो रिजल्ट आएगा, क्या रिजल्ट आएगा तुमको क्या लगता है? मैथ्स के अकॉर्डिंग रिजल्ट क्या आना चाहिए? एंगल B1 A1 A2, एंगल B1 A1 A2, B1 A1 A2 इज इक्वल टू B2 A2 A1। कितना? एंगल B2 A2 और A1। फाइनली क्या दिखा हमें? फाइनल जो सॉल्यूशन आया, ये एंगल कितना है? I, और दूसरा एंगल कितना है? R। हो गया ना प्रूफ? ये किसके बेसिस पे? हाइजेंस प्रिंसिपल पे। क्या प्रूफ किया आपने? एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। इंपॉर्टेंट है, अक्सर आता है बोर्ड में, फुर्ती से नोट करो ताकि अगले क्वेश्चन पे हम लोग काम करें। ठीक है भाई, ये तो तुमने करा, कौन सा क्या करा? ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब क्या करने वाले हैं? अब हम करने वाले हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। उस पर काम करते हैं, चलो ठीक है काम करते हैं। देखो भाई, रिफ्लेक्शन के बाद अगला नंबर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का क्या फंडा है? पहले तो मेरे को एक ड्रॉ बनाना पड़ेगा, राइट? और रिफ्रैक्शन का लॉ था क्या, ये किसी ने पूछा। साइन आई अपॉन साइन आर, स्नेल्स लॉ था ना, इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये ध्यान रखना, ये मुझे वेरीफाई करना है। तो मैं क्या बनाता हूं? पहले एक ड्रॉ, राइट? ड्रॉ बनाने के लिए छू मंतर शुरू। ये हमने लिया एक सरफेस, ये दो अलग अलग मीडियम को डिवाइड कर रहा है, राइट? इनको कौन कौन से मीडियम कह सकते हैं? वो एज पर क्वेश्चन कुछ भी ले सकते हैं। मैंने तो यहां ले लिया एयर, और यहां मान लिया मैंने ग्लास। तो कायदे में ये तो हो गया मेरे पास रेयर, और ये क्या हो गया मेरे पास? डेंसर। अब क्या डालूंगा मैं इस पे? नॉर्मल, क्योंकि रेज आनी है। ठीक है भाई, पहले रेज ही बुला लेते हैं। तो हमने इन पे रेज को हिट करना शुरू किया। ये आ रही है रेज, बंच ऑफ रेज, बहुत सारी ऐसे आई और ऐसे आई, बंच ऑफ रेज। इसके पीछे बहुत सारी रेज आ रही है। क्लियर? जहां पे ये हिट कर रही है वहां पे क्या डालेंगे हम लोग? नॉर्मल। तो ये डाला मैंने इस पे नॉर्मल एक, ये डाला मैंने इस पे नॉर्मल दो। नाम क्या रख देते हैं इसका? इसका नाम रख दिया A1, इसका नाम रख दिया A2। बट हुआ क्या रेस के साथ? कहाँ जा रही है रेस? रेयर से डेंसर में। तो अपने पाथ को तो छोड़ देंगी। तो ये जो इनका ओरिजिनल पाथ है उसको छोड़ देंगी, मतलब जो ये वाला पाथ था, अब इससे कोई मतलब नहीं, अब इससे कोई मतलब नहीं। ये कहाँ मुड़ जाएंगी? टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो हम इनको उठा के नॉर्मल की तरफ बैंड कर लेते हैं। ये चली गई ऐसे, ये चली गई ऐसे, ऐसे आई टूवर्ड्स द नॉर्मल, बैंड हो गई। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं, इसमें फिर से अप्लाई करते हैं एक परपेंडिकुलर। ये रहा हमारे सामने परपेंडिकुलर, ये डाला मैंने यहाँ से इस पे। कितना एंगल बनाया इसने? यस, 90 का एंगल। क्लियर? और नाम क्या दे दिया मैंने इसे? B1। क्लियर? अब ध्यान से सुनना। आपको पता है ऊपर है रेयर, और रेयर मीडियम में जो स्पीड होती है वो हमेशा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डेंसर। अगर मैं बोलूं B1 से A2 तक उसने डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर किया, कितनी स्पीड से? तो मान लो कि एयर में उसकी स्पीड है V1 और ग्लास में उसकी स्पीड है मान लो V2। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। मतलब कंक्लूजन इज दैट कि B1 से A2 तक आने में उसने T टाइम में V1 स्पीड से इस डिस्टेंस को कवर किया। अब अगर कोई पूछे कि ये डेंसर मीडियम में चलेगा उतने ही टाइम में, यानी इस T ही टाइम में, तो क्या डिस्टेंस बराबर होगा, कम होगा या ज्यादा? तुम्हें क्या लगता है भाई? जब वो डेंसर में जा रहा है और डेंसर में स्पीड है कम, तो सेम टाइम में डिस्टेंस भी तो कम हुआ। सीधी सी बात, स्पीड कम डिस्टेंस कम, क्योंकि टाइम इक्वल ले रहे हैं। तो ये ध्यान रख के चलना। अब वो यहां पे इसके कंपैरिजन में कम डिस्टेंस कवर करेगा। ये डिस्टेंस कितना होगा? V2T। इसमें आप देख रहे हो टाइम दोनों में सेम लिया, B1 से A2 तक आने में भी T, और A1 से इसको मैंने नाम दे दिया B2 तक, यहां तक आने में भी सेम टाइम T, लेकिन डिस्टेंस से छोटा और वो बड़ा क्यों? वो रेयर है, रेयर में स्पीड ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा, सेम टाइम में। ये डेंसर है, डेंसर में स्पीड कम। भाई सीधी सी बात है, क्योंकि स्पीड कम डिस्टेंस भी कम।
तो अब क्या करना है, इसको इससे अटैच कर देना, और क्या करना है, ये रहा। अब ढूंढना है आई और आर, ये एंगल कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं। ये है इंसिडेंट रे और यह है नॉर्मल, कितना एंगल हो गया इसमें, आई। फिर से ये कितना हुआ, 90 माइनस आई। तो ये क्या बचा, ये फिर से आई बचा। सिंपली अगर ये है हमारे पास रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल के बीच में कितना, आर, तो ये भी तो फिर इसी कॉन्सेप्ट से कितना बन गया, आर। अब मेरे पास आई भी है, मेरे पास आर भी है, बस वैल्यू तो निकालनी है, चलो निकालते हैं। तो हम शुरू करते हैं पहले फर्स्ट वैल्यू, राइट। तो सबसे पहले मैंने लिया ट्राइंगल, कौन सा वाला ट्राइंगल, B1 A1 A2, राइट। B1 A1 A2, और इसमें हमने क्या निकाला, इसमें हमने निकाला साइन आई को। साइन आई कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, गुड। परपेंडिकुलर कितना है, B1 A2 और हाइपोटेनस कितना हमारे पास, A1 A2। B1 A2 की वैल्यू ये रही ना निकली हुई, इसको उठाओ और यहां पे रख दो, खत्म कहानी। तुमने बहुत मेहनत करके साइन आई निकाल दिया, और तुमने निकाला था, तुम भी तो कर रहे हो सारे काम। फिर इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, साइन आर। कैसे, ट्राइंगल यूज करो, इसमें दिख रहा है ये वाला, कौन सा, B2 A2 A1, B2 A2 A1, क्या निकाला, साइन आर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर मींस A1 B2, हाइपोटेनस कितना है, A1 A2। ये A1 B2 की वैल्यू कितनी है, ये रही, सब कुछ निकली पड़ी है, V2T/A1 A2, इक्वेशन नंबर 2। 1 भी तैयार, सेकंड भी तैयार, अब क्या, तुम भी तैयार, हम इन्हें करते हैं डिवाइड, राइट, बाय इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, क्या मिलेगा, साइन आई अपॉन साइन आर, ये तो कट गए A1 A2, भाई डिवाइड करने का मतलब ये कट गए, टी से टी कट गया, क्या बच गया सिर्फ V1/V2। और बच्चों स्पीड जब तक मीडियम ना बदले या फिर टेम्परेचर प्रेशर ना बदलो, स्पीड नहीं बदलती, तो स्पीड का रेशो क्या हो गया, कांस्टेंट। तुमको यही तो प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। V1/V2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी साइन आर अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और इस कॉन्स्टेंट को क्या बोलते हैं, इस कॉन्स्टेंट को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो जरा ध्यान से, फिर कुछ और समझाता हूं, क्लियर। चलो कुछ और समझाते हैं, इस पे ध्यान लगाना। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, अभी तुमने देखा कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू V1/V2, और इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। इसका मतलब V2 यानी दूसरे मीडियम में स्पीड किसके बराबर, V1/म्यू। इसका मतलब अगर मैं जाऊं रेयर से डेंसर में, तो रेयर से डेंसर में जाने का मतलब क्या है, हमारा म्यू इंक्रीज, और म्यू इंक्रीज होने का मतलब है स्पीड डिक्रीज। तो बच्चों जब भी रेयर से डेंसर में जाते हैं, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है, स्पीड कम होती है। क्या और चीजों पर फर्क पड़ता है, बिल्कुल। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू एन लैम्डा, एन क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जरा यहां देखते हैं, जब आप इसे फ्रीक्वेंसी की टर्म में बदलोगे तो V2 की जगह पे क्या लिख दोगे आप, n λ2, n λ1/म्यू, n से n गया कट, तो बाल को λ2 क्या बचा, λ1/म्यू। तो कहानी ये कि जैसे जैसे आप रेयर से डेंसर में जाओगे म्यू बढ़ेगा, लैम्डा कम। लेकिन n क्या है, फ्रीक्वेंसी, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ध्यान रखना, एक नंबर का क्वेश्चन बहुत आता है इसके अंदर, और कई बार न्यूमेरिकल भी आते हैं इस कॉन्सेप्ट पे, कि अगर हम रेयर से डेंसर में जाएंगे तो स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा, कम। रीजन, जब हम रेयर से डेंसर में जाएंगे वेवलेंथ होगी कम, क्यों, रीजन, फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं, राइट। तो फटाफट से इसको नोट करो, ताकि फिर हम एक बड़े से डेरिवेशन की तरफ आगे चलते हैं, ठीक। नोट करिए फास्ट।
तो बच्चों अब शुरू करते हैं अगला टॉपिक। क्या नाम है इसका? इसका नाम है सुपर पोजिशन ऑफ प्रिंसिपल। बढ़िया, माइंड ब्लोइंग। ध्यान से इसे समझना, तरीके से। राइट, नाम से अपने आप में सुपर है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। अब ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बताता है? ये बताता है कि जब दो वेव या दो से ज्यादा वेव एक साथ किसी मीडियम में ट्रैवल करती हैं तो वो आपस में हिटिंग भी करेंगी। अगर वो हिट कर रही हैं, उनमें कुछ फेज डिफरेंस है, हिट कर रही हैं, तो समझ जाओ उनके हिट करने से या तो उनकी ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज होगी या फिर क्या होगी, डिक्रीज। इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मतलब नहीं समझे? पहली बात तो कि दोनों वेव का अलग अलग एंगल पे चलना जरूरी है। मैं समझाता हूँ, लेट मी। एक्चुअली सुपरपोजिशन के बिहाफ पे दो कंडीशन बन सकती हैं। कौन कौन सी? वो देखो। पहली कंडीशन, ठीक है, इसमें हम क्या देख रहे हैं? ये पहली कंडीशन जिसमें ये पहली वेव जा रही है, देखो एक वेव गई ऐसे, ये है इसका डिस्प्लेसमेंट y1। एक वेव और आ रही है इसके साथ साथ, ये रही वेव, इसका डिस्प्लेसमेंट है मान लो y2। अब दोनों सेम फेज में चल रही हैं तो इनसे मिलकर बनेगी एक नई वेव, उसका डिस्प्लेसमेंट तो इनसे भी ज्यादा। ये है इसकी रिजल्टेंट वेव। इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा y1 प्लस y2, क्योंकि दोनों सेम फेज में। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, टकराना। अच्छा, इसका दूसरा वर्जन समझो। अगर हमारे पास फिर से दो वेव हैं, एक चल रही है ऐसे, ये क्या है, y1 इसका डिस्प्लेसमेंट। एक और वेव आई इसके साथ वाली, कौन सी, ये रही, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, y2, सेम टाइम में। लेकिन देख रहे हो दोनों वेव में कुछ वेरिएशन है। क्या वेरिएशन है, फिर से समझाता हूं, ध्यान समझो और एक बार ध्यान से। सबसे पहले मैं समझ गया तुमने गलती पकड़ ली, तुम होशियार बच्चे हो, आई नो इट। ये है आपकी पहली वेव जिसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, y1। तेज हो, पकड़ लेते हो। देखो दूसरी वेव ये जा रही है इधर से, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, y2। लेकिन देख रहे हो फेज अपोजिट, एक ऊपर एक नीचे। अब जो रिजल्टेंट वेव आएगी इन दोनों से मिलकर वो तो ज्यादा वाले की तरफ होगी, ये है रिजल्टेंट वेव। इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, y1 माइनस y2। देखो हम इसी प्रिंसिपल के बिहाफ पर जो YDS होता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उनके रिजल्ट पे बात करेंगे, सुपरपोजिशन पे बात करेंगे, बनने वाली नई वेव के एम्पलीट्यूड के बारे में बात करेंगे, उसके डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। और कब करेंगे, अभी शुरू करते हैं। तो देखो फटाफट इस कॉन्सेप्ट को और अब चलते हैं आगे। अभी तक तुमको समझ में आया कि दो वेव टकराएंगी कब, जब दोनों में कुछ वेरिएशन हो। एक साथ चलती रहेंगी तो टकराने का मतलब ही नहीं, राइट। तो अब मैं दो वेव लेके चलता हूं और रिजल्टेंट निकालते हैं उनके मिलने से बनने वाली नई वेव का। पहली वेव, ऐसा जो हमने पढ़ा है कि नेट डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर आता है, इन दोनों के अलजेब्रिक सम के इक्वल। तो दोनों वेव में कुछ वेरिएशन होना जरूरी है एंगल वाइज। तो मैं क्या करता हूं, पहली वेव को लेके चलता हूं A1 साइन ओमेगा टी। ये दिख रहा है, पहली वेव कितने एंगल पे चल रही है, ओमेगा टी। दूसरी वेव इससे या तो थोड़े एंगल ज्यादा पे या फिर कम पे, तो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये मान लिया दूसरी वेव इससे 5 स्टेप ज्यादा। अब ये जब दोनों वेव चल पड़ी तो रिजल्टेंट वेव कैसे निकालेंगे भाई, y इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2। इसमें मैं अप्लाई कर रहा हूं, देखो ध्यान से देखना, इसमें मैं अप्लाई कर रहा हूं साइन A प्लस बी का फॉर्मूला। अब तुम ये मत पूछना साइन A प्लस बी का फॉर्मूला, अरे साइन A प्लस बी, साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी, वही वाला। तो देखो यहाँ कितना हो जाएगा, साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी। ये मैंने इसमें साइन A प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब क्या, y इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी,
प्लस ए टू साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई प्लस ए टू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। ये फाइनली मैंने इसको ओपन कर दिया। अब क्या, अब लेते हैं इसमें से जो जो कॉमन फैक्टर हैं। क्या क्या कॉमन फैक्टर बनते हैं भाई, गौर से देखो। ये देख रहे हो आप, ए वन साइन ओमेगा टी, और ए वन साइन ओमेगा टी के साथ ये दिख रहा है आपको दूसरा वाला फैक्टर ए टू साइन ओमेगा टी। इसमें से क्या कॉमन आ सकता है अगर हम कॉमन लेने की बात करें, साइन ओमेगा टी। और साइन ओमेगा टी कॉमन लेने का मतलब है ए वन प्लस ए टू कॉस फाई। अरे इतना ही तो करना है, टेंशन की क्या बात है। तो y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी मैंने लिया कॉमन, क्या मिला, ए वन प्लस ए टू कॉस फाई। बाकी क्या बचा देखो, इसको कुछ अलग तरीके से ऐसे ही लिख लो, ए टू साइन फाई कर दिया अंदर, और साथ में क्या मिला, कॉस ओमेगा टी। ये फाइनली इक्वेशन तैयार हो गई एक। करना क्या है इसका, मेन क्वेश्चन तो यही आता है। तो देखो मैं तुमको इसका फंडा बताता हूँ। अब तक हुआ क्या था, दोनों वेव के बारे में ध्यान से समझना। इस कोऑर्डिनेट में पहली वेव चली, राइट। पहली वेव कहाँ गई उस पर बात करते हैं। राउट देखो, ये और ये पहली वेव कहाँ गई, वो एक पर्टिकुलर एंगल पे गई। ये रही फर्स्ट वेव, जिसका एम्पलीट्यूड कितना है, a1। कितने एंगल पे चल रही है, ओमेगा टी। पहली वेव का एंगल ही था ओमेगा टी। दूसरी वेव फिर से एक और लो, a2। कितने एंगल पे चल रही है, वो इससे 5 स्टेप ऊपर। ये आ गई दूसरी वेव a2। कितने वेरिएशन पे है ये, 5। बढ़िया। दोनों के मिलने से क्या बनी, एक नई वेव। वो कहाँ है, ये रही। इसका एम्पलीट्यूड कितना है, r। कितना एंगल बना रखा है इन्हें इस वाले के साथ, थीटा। क्लियर। अब मैं क्या करता हूं, इसके टुकड़े तोड़ फोड़ मचाते हैं, देखते हैं कंपोनेंट क्या क्या मिलेंगे हम, राइट। तो सबसे पहले फर्स्ट कंपोनेंट पे काम करते हैं। A1 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, एंगल तो यहीं से बनाना शुरू किया है, मैं सबको इसी डायरेक्शन में तोड़ दूं, राइट। ये वाली डायरेक्शन में, एक ये वाली हो गई और एक इससे ठीक ऊपर ऐसे वाली हो गई। तो A1 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या मिलेगा, A1 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट मिलेगा A1 cos 0। एंगल तो यहीं से शुरू हुआ है, एंगल वाला कंपोनेंट cos में होता है, cos 0। A2 का इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट मिलेगा, A2 cos फाई, क्योंकि फाई इसने एंगल बना रखा था। उस R का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना मिलेगा, दोनों को जोड़ो और रिजल्टेंट R की बात करो। तो उस R का कंपोनेंट मिलेगा R cos थीटा। बढ़िया। अब चलते हैं आगे, ऊपर कंपोनेंट करते हैं हम 1 बाय 1। A1 का इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में यहां दिखाता हूं मैं, जगह कम है। A1 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा, A1 साइन 0। 0 एंगल पे थी ना, इसलिए तो cos 0, उधर साइन 0। A2 का एंगल कितना था, 5। तो कितना आएगा इसका, A2 साइन 5। दोनों को मिलाया, क्या बनी, रिजल्टेंट वेव। और उस वेव का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा, R साइन थीटा। तोड़ फोड़, राइट। इससे बेनिफिट क्या है, बेनिफिट क्या है वो देखना। पहले इसको देखो, जो आपका R साइन थीटा है वो किसके इक्वल आ रहा है, वो इक्वल आ रहा है A1 साइन 0 0। मतलब कितना बच रहा है, सिर्फ A2 साइन फाई के। एक बात क्लियर। दूसरा, इसको देखो, R cos थीटा किसके इक्वल आ रहा है, A1 cos 0। cos 0 कितना होता है, 1, यानी A1। और ये कितना हो गया, A2 cos फाई के। ये मेरे पास R साइन थीटा बन गया और ये R cos थीटा। थोड़ा सा इसको रिजॉल्व करते हैं, अपने इसमें लेके आते हैं वैल्यू में। तो y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, ये क्या है, A1 प्लस A2 cos फाई, किसके इक्वल है, R cos थीटा। R cos थीटा। सेम एज इट इज, ये A2 साइन फाई किसके इक्वल है,
आर साइन थीटा इंटू क्या चल रहा है, कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब जरा ये देखो इक्वेशन को वन बाय वन। ये क्या हो गया था हमारे पास, आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा एज इट इज। इनमें से क्या कॉमन आएगा, y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी और साथ में r। क्लियर, जो बचेगा वो क्या होगा, हमारे पास एक फॉर्मेट तैयार। बट मुझे उससे मतलब नहीं है, हमें क्या करना है, हमें तो हम सिर्फ जहाँ डायरेक्ट काम है उस पर करते हैं, क्योंकि हमें निकालनी थी बेसिकली A1 A2 की फॉर्म में R की वैल्यू। वो वैल्यू कहाँ से आएगी उस पर काम करते हैं, डिस्प्लेसमेंट तो इक्वेशन आनी नहीं है, तो सीधा सीधा वैल्यू अप्लाई करते हैं। देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इनका स्क्वायर करने वाला हूँ वन बाय वन। तो सबसे पहले R साइन थीटा का होल स्क्वायर किया प्लस R कॉस थीटा का होल स्क्वायर किया और दोनों का सम किया। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, A2 साइन फाइव का होल स्क्वायर प्लस A1 प्लस A2 कॉस फाइव का होल स्क्वायर। यही तो बात हुई, राइट। अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट आगे हमें लेके आता है इसका। पहले ये वैल्यू यहां तक देख लो, अब हम इसे उठाते हैं आगे। ठीक है, इसको ले चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। हमने उठाया था, फिर से लिख देते हैं, आर साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर से देख लो एक बार सारी वैल्यू, A2 साइन फाइव इसका स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास A2 साइन फाइव का होल स्क्वायर प्लस A1 प्लस A2 कॉस फाइव का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, गौर से देखो, इसको ओपन करेंगे तो आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। व्हाट अबाउट दिस, ये हो जाएगा A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव एंड दिस वन, इसको A प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव। सिंपली ये कितनी वैल्यू दे रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1। A1 स्क्वायर अकेला ही ठीक था, इसको देखना, इसमें से कॉमन क्या आएगा, A2 स्क्वायर और साइन स्क्वायर फाइव कॉस स्क्वायर फाइव कितना बन जाएगा 1। आगे क्या बचा, 2A1 A2 कॉस फाइव। ये आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यानी R की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड A1 A2 की फॉर्म में आई। अब बच्चों एज वी नो कि हमने पहले से पढ़ा है क्लास 11 में कि जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या कहा मैंने, वो गौर से सुनना। मैंने कहा कि जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब क्या, रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी बन गई पहली वेव की इंटेंसिटी दूसरी वेव की इंटेंसिटी 2√I1 I2 cos फाइव। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं ये, क्योंकि इन्हीं से बना था आपका YDS, और उस YDS के रिजल्ट अभी डिस्कस करते हैं। पहले जरा इसको समझो, ये डिसाइड करेगा cos फाइव कि आपकी जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा होगी या कम। क्लियर, तो देखो इसको, डन। बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे चलते हैं। तुमने इंटेंसिटी तो सीख ली, कितनी आई, फिर से एक बार, R की वैल्यू आई A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव। तुम्हारे पास इंटेंसिटी कितनी आई, I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 कॉस फाइव। अब क्वेश्चन ये था कि ये इंटेंसिटी ज्यादा भी हो सकती है और कम भी। ज्यादा वाले में क्या बनता है, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी फ्रिंज कैसी बनती थी, ब्राइट फ्रिंज, चमकदार सफेद।
और अगर ये मिनिमम हो तो क्या होता था, इसको बोलते थे डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव फ्रिंज में कैसी बनती थी, डार्क। अब कॉस फाई, कंस्ट्रक्टिव के लिए फाई होना चाहिए सबसे ज्यादा। कॉस फाई सबसे ज्यादा मतलब कब, जब कॉस की वैल्यू कितनी होती है 1, और 1 कब कब होता है, एक कॉमन फॉर्मूला है 2m पाई। इसमें आप m को कुछ भी ले लो, 0 1 2 3, हर बार आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा। इसी तरह से डिस्ट्रक्टिव, उसमें फाई की वैल्यू क्या आती है, 2m माइनस 1 पाई। इस फॉर्मूले में आप m को 0 छोड़ के 1 2 3 छोड़ के, मतलब भाई सेंटर वाली फ्रिंज तो कैसी होती थी, हमेशा ब्राइट, तो डार्क तो आ ही नहीं सकती, तो उसे छोड़ दो, डार्क उसके ऊपर आएगा, नीचे आएगा, राइट। इसके बाद जब ये क्लियर हुआ तो भाई आगे समझना, एक रिलेशन होता था फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस में, पाई बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। वो जो दोनों वेव जाके वहां पे हिट करके इमेज बना रही हैं, उनके बीच में पाथ का डिफरेंस कितना है, अगर वो ध्यान रखना, अगर वो कंस्ट्रक्टिव है तो जो पाथ डिफरेंस है उसका फॉर्मूला आएगा एम लैम्डा। अगर वो डिस्ट्रक्टिव है तो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला आएगा एम माइनस 1/2 लैम्डा। ये रिजल्ट्स आपको याद करने हैं न्यूमेरिकल के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आता है इनके ऊपर बेहतरीन वाला, राइट। अगर आपने पार्ट डिफरेंस निकाल लिया तो क्या, अगला रिजल्ट क्या आता है, पार्ट डिफरेंस निकालने के बाद हम ये पता कर सकते हैं फ्रिंज जो बन रही है वो सेंटर से कितना दूर है, कौन सी, कोई सी भी, डार्क या ब्राइट, सबके लिए एक फॉर्मूला है, डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, इसलिए रिजल्ट बता रहा हूं डायरेक्ट। अगर आपका ब्राइट फ्रिंज बन रहा है तो कहां बनेगा, एम कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, ये फॉर्मूला। अगर आपकी डार्क फ्रिंज बन रही है तो फॉर्मूला उसका m-1/2 कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। अब बात फंस गई, ये डी क्या होता है, स्मॉल डी क्या होता है। देखो भाई, थोड़ा सा ध्यान से समझना, हम जब कैलकुलेशन कर रहे थे, ये डी और डी वो समझा दूं पहले, चलो। देखो भाई, ये होता था सोर्स, राइट। जब इस सोर्स के आगे दो सब सोर्सेज आ जाते थे, ये वाईडीएस का कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो बेसिकली इनके आपस में हिट करने से एक वेव बनती थी, और वो वेव कोई सी भी, मतलब रिजल्टेंट वेव जो बनती थी वो कोई सी भी हो सकती थी। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको दिखाया, S1 S2 ने टकरा के वहां जाके कोई सी वेव बना ली, फ्रिंज बनी, या तो डार्क या फिर ब्राइट, कोई सी भी, तो इसको बोलते थे उस फ्रिंज की पोजीशन, कहां से, सेंटर से, वाई। ठीक, आगे चलो। उसके बाद स्क्रीन से, यानी कि शील्ड और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है, इसको बोलते थे कैपिटल डी, जहां फ्रिंज बन रही है। और देख रहे हो इन दोनों को अगर अलग अलग जस्टिफाई करोगे तो बराबर हो गए, इसको बोलते थे पाथ डिफरेंस, जिसके लिए तुम अभी अभी बहुत सारे फॉर्मूले निकाल रहे हो, राइट। इसको बोलते थे सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स, यानी स्मॉल डी। क्लियर। अब इसमें जो वेवलेंथ यूज कर रहे हो वो, अब ये फ्रिंज यहाँ पे कौन सी हो सकती है, ब्राइट भी डार्क भी, इसी के लिए तो पीछे समझाया था, ये फॉर्मूला यूज करना, ब्राइट बने तो ये वाला, कौन से नंबर की, पांचवें छठे सातवें कोई तो नंबर होगा, जो नंबर दिया वो रख देना। इसके बाद आता है कि इस फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ कितनी होगी। फ्रिंज विड्थ का मतलब क्या है, अच्छा समझाता हूं, देखो ये बनती है एक फ्रिंज, फिर उसके ऊपर एक फ्रिंज, मान लो ये कौन सी है, डार्क, ये ब्राइट, फिर इसके ऊपर डार्क, फिर इसके ऊपर ब्राइट, ऐसे करके लाइन से फ्रिंज बनती है। दो डार्क के बीच में एक ब्राइट, दो ब्राइट के बीच में एक डार्क, और इंटरेस्टिंग बात, सबकी फ्रिंज विड्थ क्या होती है, सेम, राइट, सब एक बराबर फ्रिंज विड्थ की होती हैं। और वो फ्रिंज विड्थ कितनी होगी, उसका फॉर्मूला है कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। फिर से कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी में डब्ल्यू क्या है, फ्रिंज विड्थ, कैपिटल डी क्या है, स्क्रीन से लेके शील्ड तक का डिस्टेंस, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ जो आपने यूज की, और स्मॉल डी सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स। और ये देखा ना, ये कॉन्सेप्ट, इसे ढंग से समझ लो, कहानी खत्म। क्लियर। देखो फटाफट, जब तक फिर आगे बात करते हैं। तो बच्चों फाइनली वेव का 2024 वाले बैच के लिए जितना सिलेबस था वो हमने कंसिडर किया, कंप्लीट किया।
अब कल क्या करेंगे, इससे रिलेटेड कैसे कैसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं इस बार एग्जाम में, उसे कंप्लीट करना है। और फिर से वंस अगेन, इसके बाद आगे क्या, आगे हम लोग करेंगे सैंपल पेपर, राइट। तो वेट करो तब तक, और जब तक ये नोट्स बनाओ, अच्छी अच्छी मेहनत करो, क्वेश्चन क्लियर करो। मिलते हैं कल फिर, किसके साथ, इनविक्टा पे क्या करने के लिए, वेव के न्यूमेरिकल। बाय।